नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हस्त नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु संहिता अनुसार अलग अलग लग्न के अलग अलग भावों में ग्रह का फल जानना चाहता है तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको 1054 वीडियो मिलेंगी संपूर्ण भृगु संहिता की। आप अपने लग्न राशि अनुसार अलग अलग प्लैनेट का फल जान सकते हैं। इसमें एक बात एकदम क्लियर करना चाहूँगा आपको, एक ग्रह बैठकर जो फल देता है उसके साथ जब 2 या 3 ग्रह आ जाते हैं तो उसका फल बदल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कन्या राशि में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र कन्या राशि में नीच का माना जाता है। लेकिन अगर कहीं उसी कन्या राशि में उच्च का होकर उन डिग्रियों में बुध आ जाता है, जिन डिग्रियों में उसको स्पेसिफाई किया है, क्योंकि आपको पता होगा बुध कन्या राशि में ही उच्च का होगा, उसी में ही मूल त्रिकोण होगा और उसी में ही स्वग्रही माना जाएगा। तो जो मेंशन डिग्रियां अगर उसमें उच्च का भी हो जाए, आइदर वो मूल त्रिकोण हो जाए या स्वग्रही भी हो जाए, तो जो शुक्र का नीच वाला फल था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन ये बात भी तय है, अगर कोई ग्रह नीच भंग से शुभ हो रहा है तो शुरुआत का जो फेज़ है वो तो हमें सहना ही पड़ता है, उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो जो ज्योतिष का सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है भृगु संहिता। तो आप सबसे पहले भृगु संहिता ही वीडियो देखिए, उसके बाद आप बाकी की चीज़ें रिलेट करेंगे तो आसान रहेगा। अगर आप सीधा कहीं बृहद पराशर होरा शास्त्रा या बृहद जातकम या फल दीपिका जैसे ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं तो कठिनाई होती है। तो बेहतर रहेगा आप पहले समझें भृगु संहिता क्या कहती है। और वैसे भी टाइम एक्यूरेसी अगर पूरी तरह करेक्ट नहीं है, आपके जन्म समय में 15-20 मिनट का अगर आपको लगता है अंतर है, तो आपको बृहद पराशर होरा शास्त्रा के ज़्यादातर जो डिविजनल चार्ट्स वाले पार्ट हैं हेल्प नहीं कर पाएंगे। कारण क्योंकि उसमें जैसे नवमांश चार्ट है, आपका D7 है और भी कई चार्ट हैं, वो आपके 10 मिनट 15 मिनट के हेरफेर से अपना जो लग्न है वो बदल देते हैं। क्लियर हो गया? इस कारण से वहाँ टाइम एक्यूरेसी बहुत चाहिए। लेकिन जो भृगु संहिता है उसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर वहाँ पर आपको एक बड़ी विंडो मिल जाती तो काफ़ी हद तक हम जीवन के जो बड़ी चीज़ें हैं उनको बड़े अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। हमें भृगु संहिता में मुख्य रूप से हम लग्न कुंडली पर बात करते हैं और चंद्र कुंडली पर बात करते हैं। ज्योतिष सीखने का इनफैक्ट जो बेस तैयार करता है वो भृगु संहिता ही करता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। हस्त नक्षत्र, किसी भी जातक का हस्त नक्षत्र है, इसका अर्थ वो ये नक्षत्र कन्या राशि में लाई करता है तो कन्या राशि में वो रहेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई कौन से दिनों क्या, जैसे सूर्य जो है सितंबर के अंत में इस नक्षत्र में गोचर करता है। क्लियर हो गया? वो जो कर्क रेखा है, मकर रेखा हमारे जो ज्योग्राफिकल पार्ट में है, उससे भी आप काफ़ी हद तक ध्यान रख सकते हैं कि भाई कर्क रेखा की तरफ अगर सूर्य आ रहा है इसका मतलब वही जून जुलाई के महीने में आ रहा है। जेठ के बाद अब हमें मानसून का इंतज़ार है और उसके बाद फिर वो उसको टच करने के बाद कर्क रेखा को फिर वो मध्य रेखा की तरफ जाने लग जाता है। तो वो ज्योग्राफी की भी बहुत ज़रूरी है हमें, अगर आप सूर्य के गोचर को समझना चाहते हैं। और हमने कई वीडियो में अलग अलग बता रखा है, जो खाली व्यक्ति को देखकर बता देते थे या व्यक्ति ये बता दे कि मैं कुछ मेरे सिम्टम ये हैं, तो वो उसकी कुंडली बना लेते थे कि भाई आप सावन में पैदा हुए हैं, आपका चंद्रमा यहाँ पर रहा है, आपका सूर्य यहाँ रहा है। तो ये सब कैलकुलेशन हम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे मैथ्स की आवश्यकता है। जितना अच्छी गणित होगी उतना ही आसानी से हम फलित भी कह पाएंगे। तो इसलिए हमारा चैनल का यही मकसद है कि आपको फलित, अकेला फलित ना दिया जाए, गणित साथ में दिया जाए। कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर खाली फलित से चलेगा काम? नहीं चलेगा। याद रखिएगा, ग्रहों से अगर आप फल सही ढंग से जानना चाहते हैं तो वो कितने दिनों में कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड उसकी मूवमेंट चेंज हो रही है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो चलते हैं। हाथ के आकार का दिखता है ये हस्त नक्षत्र, और कौन से ज़ोडिएक राशि में आ रहा है? ये कन्या राशि में। तो कहीं ना कहीं कन्या
राशि के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करना है, कन्या राशि के स्वामी को इन्वॉल्व यानी बुध को इन्वॉल्व करना है। और जब हम इसके अलग अलग चरण या पद की बात करेंगे तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये चरण और पद किसके नवमांश में जा रहा है। तो जब हम उसके अलग अलग करैक्टरिस्टिक यानी एक ही नक्षत्र में उत्पन्न जातकों में भी 4 फर्दर टाइप आ जाते हैं, क्योंकि ये जो हमने जन्माक्षर दिए हैं पू, श, ण और ढ, ये जन्माक्षर इस प्रकार से हैं कि अगर आपका नवमांश जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप पहले 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट में है, याद रखिएगा 10 डिग्री कौन सी राशि, कन्या राशि, 10 डिग्री के जरा सा भी बाद यानी 10 डिग्री 1 मिनट में कोई चंद्रमा है, तो फिर आपका जो हस्त नक्षत्र है उसका पहला चरण और आपका नाम होगा पू से। क्लियर हो गया। और इस प्रकार से फिर आपका नवमांश बन जाएगा मेष नवमांश, तो उसमें फिर मेष की प्रॉपर्टी भी आ जाएंगी। क्लियर होगा। तो ध्यान रखना है, हम जब कभी भी किसी चरण अनुसार कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरी करते हैं तो वो नवमांश बदलने के साथ साथ उस राशि का स्वभाव भी आ जाता है। राशि का कहना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि खाली ग्रह कहेंगे तो नहीं बनेगा। जैसे मेष राशि का स्वभाव वृश्चिक राशि से एकदम अलग प्रकार का है। मेष खुले में शिकार करने की बात करता है, खुले में जंग की बात करता है, वृश्चिक घात लगाकर घातक प्रहार करता है। तो वो स्ट्रक्चर भी हमें पता, इसलिए राशि का स्वरूप ग्रह से भिन्न हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है हमें, जैसे बृहस्पति एक ब्राह्मण है लेकिन बृहस्पति क्षत्रिय की तरह बर्ताव करता है धनु राशि में, और पूरी तरह अपने ब्राह्मणत्व को दिखाता है, तप रूप को दिखाता है, और उसमें थोड़ा सा एक क्षमा भी और एक थोड़ा सा रोमांटिक फेज भी आ जाता है वो 12 नंबर राशि यानी मीन पाइसेस राशि में। तो हाथ के आकार का दिखता है। तो ये ध्यान रखना है, काल पुरुष अंग में भी ये कहीं ना कहीं हथेली या उंगलियों के उपयोग में दक्ष होगा। क्लियर हो गया। जिसका भी हस्त नक्षत्र होगा, हथेली उंगलियों के उपयोग में ये व्यक्ति विशेष रूप से दक्ष होगा। याद रखिए, इस प्रकार का कोई भी नक्षत्र यहां हमने जो जो मेंशन किया है, कोई भी देवता, कोई भी आकार, कोई भी वनस्पति, ऐसे जातक जिनका लग्न नक्षत्र हस्त है या चंद्र नक्षत्र हस्त है, इन चित्रों का, इन देवताओं का उपयोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा तो वो शुभता उसको स्वाभाविक रूप से मिलेगी। इनके बारे में पढ़ना, ये ऋषि किस प्रकार के ऋषि हैं, ये जैसे इनके जो देवता हैं सविता आदित्य, इनका रूप कैसा है, इस प्रकार की बातें। तो ये एक हथेली को दिखाई देता है। यहाँ पर हमें 5 तारों का समूह जान पड़ता है, और देवता इसके हैं सविता आदित्य। क्लियर हो गया। सविता आदित्य, ये आदित्य अलग अलग रूप माने जाते हैं, सूर्य के अलग अलग प्रकार माने जाते हैं। आप कह सकते हैं सूर्य के भाई, क्योंकि इनकी माँ सभी की अदिति माना जाता है, देव माता अदिति। लेकिन इनका जो स्वभाव है ये कहता है कि किस प्रकार का प्रोडक्टिव, सन की वो लाइट जो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं है, जिसमें कोई फोटोसिंथेसिस हो सकता है, यानी जो भोजन बनाने का हम कहते हैं कि जो सूर्य ही हम सबका पिता है, तो सूर्य की धूप से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरुआत होती है, तो हम कह सकते हैं शुरुआत का वही सूर्य का वही 8-9 बजे का समय जो है वो इस आदित्य देवता के सही रूप को वर्णित करता है। क्लियर हो गया। यानी एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उत्पादक वाला जो रूप है वो सविता आदित्य इस देवता की मुख्य विशेषता है। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और आदित्य आपके देवता होंगे, सविता आदित्य, प्रतीक रहेगा हथेली। तो कई प्रकार के इस प्रकार के एस्ट्रो सिंबल मिलते हैं, जहां हाथ के इस प्रकार के चित्र हैं, उनको आप अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी सिंबल जहां पर इस प्रकार का देवताओं से संबंधित हस्तशिल्प का या इस प्रकार का कोई भी चित्र जहाँ हथेली का उपयोग ज़्यादा हो रहा हो, हथेली सिंबल का ज़्यादा उपयोग हो रहा हो, अपने जीवन में आप लगा सकते हैं। दिशा में इनको जब हम 2 या 3 दिशाएं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ चरणों में अलग अलग भेद आता है, तो पहला और दूसरा चरण जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, यानी दक्षिण पूर्व। पहला और दूसरा चरण वाले जो हैं वो साउथ ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो तीसरे और चौथे चरण वाले हैं वो साउथ दक्षिण का इस्तेमाल करते हैं।
यानी इन दिशाओं को स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए। जातक अगर हस्त नक्षत्र वाला है और जो आग्नेय कोण है, दक्षिण है, इसको एकदम यहाँ जमा किसी भी तरह से जल भराव को यहाँ रोकना चाहिए, क्योंकि अग्नि के रूप को अग्नि से ही शांत करना है। अगर यहाँ जल भर देते तो अग्नि का जो कोना है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ध्यान रखना है इन दिशाओं का विशेष रूप से। गोत्र ऋषि पुलह सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं और ये भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार के सविता आदित्य की बात करते हैं। तो ऋषि पुलह का वास भी कभी कहते हैं कि ये हस्त नक्षत्र में विराजमान होते हैं, सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं और ये भी उत्पादक ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? प्रोडक्टिविटी की बात करने वाले ऋषि माने जाते हैं और जहां भी उत्पादक प्रोडक्टिविटी आएगा तो निश्चित रूप से वर्ण वैश्य की खूबी आएगी। वर्ण वैश्य का अर्थ होगा इस नक्षत्र से जो भी इंस्पायर है, जिसका भी लग्न नक्षत्र है, चंद्र नक्षत्र है, वो हर काम में पहले ही तय कर लेता है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस। बहुत ही अच्छे व्यापारी हो सकते हैं हर काम में दक्षता से। देखिए, अगर किसी भी जातक का नक्षत्र ये है लेकिन कुंडली में कई अलग अलग राजयोग बन रहे हैं, 3-4 ग्रह उच्च के चले गए हैं, तो फिर वो सांसारिक विषयों से ऊपर उठने का काम करने लग जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर किसी के मन में ऐसी चाह है कि नहीं मुझे संसार में ही दक्ष होना है, तो अगर आपके 5-6 ग्रह उच्च के हैं तो फिर आप संसार के लिए नहीं बने हुए, आप फर्स्ट क्लास के लिए बने हुए। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रहों के नीचत्व से भयभीत नहीं होना है। संसार के फॉर्मेट में फिट होने के लिए आपको सेकंड क्लास और थर्ड क्लास बनना पड़ेगा। ठीक है, हम 4th क्लास या 5th क्लास के लिए भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें फिर आदमी पूरी तरह से करेक्टर लेस हो जाता है, उसका बिल्कुल विचार नहीं करता है, शुचिता का ध्यान नहीं रखता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, जो आदर्श स्थिति मानी जा सकती है, वो संसार में रहने के लिए नहीं है। तो आपकी कुंडली में 5-4 उच्च के ग्रह बैठे हैं, निर्दोष बैठे हैं, तो फिर वो भी सांसारिक फॉर्मेट में फिट नहीं होगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति चाहे किसी भी नक्षत्र में, अगर उसकी कुंडली में 5-5, 6-6 ग्रह उच्च के चले गए हैं, तो फिर वो उसको हम कहते हैं कि भाई ये एक परम पुरुष बन गया, ये एक परमात्मा की समान जान पड़ता है। और उसमें फिर जो नॉर्मल नियम है, वो वैश्य होकर भी उसका बिजनेस पूरी तरह से ईश्वर पर संबंध बनाएगा। तो यानी वो इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। ध्यान रखना है, जो कहते हैं ना पुरुष से महापुरुष बने हैं, वो जन्म जब होता है तो इसी नक्षत्र से शुरुआत में वो प्रभावित रहते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा तप कर लेते हैं, पंचम भाव को, नवम भाव को इतना ज्यादा एक्टिव कर देते हैं कि वो अपनी नई एनर्जी से सारे पुराने जो प्रारब्ध हैं उनको बदल देते हैं, उनको धूमिल कर देते हैं और नया प्रारब्ध उत्पन्न कर लेते हैं। तो फिर वो इस फॉर्मेट में कहीं फिट नहीं बैठेंगे। हालांकि हमने कई महापुरुषों का भी उदाहरण स्वरूप नाम दिया, लेकिन जब महापुरुषों का नाम यहाँ लिया जाएगा तो आपको महापुरुष के महा बनने से पहले वाले जीवन को ज्यादा एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि हम सांसारिक व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरी तरह दोष से ग्रसित हैं। तो महापुरुषों के जीवन में जब महा लगा है, उससे पहले का जो इनका जीवन था उसको अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं इस ग्रह से रिलेट करता हुआ दिखाई दे। तो जो वैश्य गुण रहेगा वो किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छा व्यापारिक दृष्टि रखेगा, इसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस, ये एक बहुत बड़ा गुण है इस नक्षत्र का। गणदेव व्यापार में भी, व्यापारिक बुद्धि में भी किसी को नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे। ये तो 3 प्रकार के गण होते हैं, ये हम कुंडली मिलान के समय भी देखते हैं और किसी के जीवन को समझने के लिए भी देखते हैं कि भाई इसका गण कैसा है। कहता है जी गण इसका राक्षस है। कोई गण खराब अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो वर्स्ट है ये बेस्ट है, भाई अलग अलग इसकी अलग अलग महानताएं हैं। ये दूसरे को छल नहीं करना चाहता है, पूरी एक्यूरेसी का ध्यान रखेगा। कहता जी आपको दूसरे ने छल लिया तो आप भी छलेंगे। कहता नहीं, हम अपने व्यापार में पूरी तरह से शुचिता बरतेंगे और सही ढंग से व्यापार करेंगे। तो ये एक अच्छी निशानी है, एक अच्छी दृष्टि है इनकी। नाड़ी अंत्य पिंगला, तो पिंगला नाड़ी होती है इनकी, और ये नाड़ी दोष तभी होगा जब दोनों की समान नाड़ी होगी। विवाह के समय देखा जाता है सबसे ज्यादा अंक नाड़ी दोष में मिलते और कटते हैं। प्रकृति क्षिप्रम, तो क्षिप्रम का मतलब होता है त्वरित सत्य ज्ञान, यानी जल्दी जल्दी हमें
सत्य को जानने की जो विचारधारा है वो इस नक्षत्र की एक खूबी है। और ये नक्षत्र समान प्रकृति में बृहस्पति समान जान पड़ता है। हो भी क्यों ना भाई, हम जब बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि को बुध का इंटेलिजेंट फेस माना जाता है। बुध में दो प्रकार के रूप छिपे हुए हैं, एक चंद्रमा का रूप और एक बृहस्पति का रूप। तो बुध का जो चंद्रमा के समान हास्य विनोद है वो मैथुन या मिथुन राशि में ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन जो बृहस्पति का इंटेलिजेंट और नियमों पर चलने वाले एक ऐसी लड़की जिसने अपने वर्जिनिटी को अभी तक नहीं खोया है और अपने नियमों पर चलती है, वो कन्या राशि का सिंबल है। तो ध्यान रखना है, बृहस्पति इस कारण से इस राशि में अच्छा फल देंगे क्योंकि यहां बैठकर वो अपनी राशि को भी देख लेंगे, यानी मीन राशि को। तो बृहस्पति समान प्रकृति के देवता हैं। नित्य योग, किस प्रकार के योग के साथ इसका संबंध बनाया जाता है? भाई डेली के अलग अलग प्रकार के योग चलते हैं कि भाई आज ये योग चल रहा है, ये योग चल रहा है। तो ये लोग ऐसा कोई कार्य, जब हम बात करते हैं कोई इस प्रकार का रिसर्च करना है, विश्वकुंभ योग के लिए एक फिट होते हैं। ध्यान रखना है, इस नाम से कोई घबराना नहीं है। हम कोई ऐसा एनालिसिस करना चाहते हैं जिसमें हमें स्टडी करने के बाद उसका एंटी वेनम ढूंढना है या कोई भी ऐसा तोड़ निकालना है, उसको हम विश्वकुंभ योग के साथ जोड़कर देखते हैं। तो वो इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि इसका जो नेचर है कहीं ना कहीं वो आदित्य और चंद्रमा दोनों के साथ मिलकर, जहां पर मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी आ रही है, यानी सूर्य के प्रकाश, जब हम सुबह सूर्य का कुछ रूप ऐसे ही रहता है जैसे चंद्रमा की शीतलता, और इस नक्षत्र का जो विंशोत्तरी स्वामी ग्रह वो भी चंद्रमा है। तो कहीं ना कहीं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वनस्पतियों की, इस कारण से इसको नित्य योग में विश्वकुंभ का जो पॉजिटिव रूप है उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। वैसे भी इस नक्षत्र के समय हम वही कार्य कर सकते हैं जो दिन के समय या उज्याले के समय किए जा सकते हैं, वो शुभ माने जाते हैं। क्लियर हो गया। और रज्जु आरोह कंठ, रज्जु आरोह कंठ के साथ जोड़कर देखते हैं, यानी रज्जु को हम कहते हैं हमारा जो मेरु रज्जु, हमारा जो स्पाइनल कोड है रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उसमें 5 रज्जु माने जाते हैं। जैसे ये सिर के साथ, हमारे कंठ के साथ, हमारी कटी कमर के साथ, नाभि के साथ और हमारे पैरों के साथ। तो रज्जु दोष तब लगता है जब एक समान रज्जु होते, तो रज्जु एक समान नहीं होने चाहिए। जो रिसेप्टर्स हमारे हैं न्यूरॉन्स का, जहाँ से सिग्नल रिसीव करने वाला है, वो पार्ट अलग अलग प्रकार का एक्टिव होना चाहिए। अगर मेरा वो मस्तिष्क के नज़दीक वाला है और तो जो मेरा पार्टनर है उसका कहीं ना कहीं कंठ का हो सकता है, नाभि का हो सकता है, समान नहीं होना चाहिए। पक्षी गिद्ध के साथ जोड़कर देखते हैं और अलग अलग कई नक्षत्रों के पक्षी समान जान पड़ते हैं। और गिद्ध की ये पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी हम गिद्ध की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति में भगवान राम की कथा हो, इस प्रकार के सभी जगह पर इसका वर्णन मिलता है और कहीं ना कहीं ये बेस्ट डिकम्पोजर के रूप में भी देखे जाते हैं और प्रकृति को साफ करने वाले भी देखे जाते हैं। और इस प्रकार के साथ संबंध इसका जोड़कर देखना है। और गिद्ध का जो रूप माना जाता है, एक ऐसा पक्षी है जो हमारे फूड चेन में जब हम अलग अलग प्रकार से बात करते हैं, वो बात करता है जिस प्रकार मोक्ष या कहें सृजन की बात करता है। मोक्ष के बाद जो पहला स्टेप है सृजन की बात करता है। तो जो चीज़ें मृत हैं उनको सफाई करने का काम करना, तो कहीं ना कहीं इस पक्षी के साथ जोड़कर देखना है। तो आप इस प्रकार का चित्र भी आप लगा सकते हैं कि जहाँ पर कहीं चाहे कोई ऐसा आख्यान ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर कोई गरुड़ का आख्यान दिखाई दे रहा है, कोई इस प्रकार का राम और इनका कोई आख्यान है, तो ऐसा भी कोई आप चित्र अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। गुण रजस, रजस का अर्थ होता है कि भाई ये पहले ही तय कर लेते हैं कि भाई मुझे ये, इसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं। तमस यानी मैं किसी को नुकसान करके भी अपना कार्य बना लूँगा, और सत्व यानी मैं अपना कार्य करूँगा निस्वार्थ भावना से। और रजस में वो एक राजसी प्रवृत्ति आती है कि नहीं, स्वार्थ तो निहित होता ही है हर कार्य में, तो तय कर लेते कि नहीं मैं ये तभी कार्य करने वाला हूँ जब मुझे कुछ प्रॉफिट हो। तो काफ़ी हद तक रजस गुण जो है वो वैश्य का
एक विशेष गुण माना जाता है, क्योंकि वैश्य अगर सत्व के साथ चलता है तो उसको कहीं ना कहीं आज के समय पर प्रॉफिट जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वैश्य के साथ जब तमस गुण जुड़ता है तो वो दूसरों को छल करने से भी नहीं चूकता है। तो ये एक बीच का रास्ता है कि नहीं, संसार में हम रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोष तो है ही। और रजस के साथ ब्रह्मा जी को जोड़कर देखा जाता है भी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु को कहते हैं प्राप्त करना इसीलिए बहुत कठिन है क्योंकि जब आप बिना कामना के किसी उनको भजेंगे तभी वो प्राप्त होंगे आपको। तो सत्व देवता माने जाते हैं विष्णु, और तमस के देवता बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं भगवान शंकर किसी भी रूप में। कभी एक थोड़ा बहुत अगर शुचिता नहीं भी रखी जाती तभी भी भगवान शंकर ज़्यादा इसका बुरा नहीं मानते हैं। और रजस कोई कामना लेकर ऐसे कोई यज्ञ करते हैं, कोई ऐसा तपस करते हैं, तो ब्रह्मा जी रजस के देवता माने जाते हैं। तो इस प्रकार के साथ उनका संबंध जोड़कर देखना है। फिर इनकी प्रक्रिया की बात करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिकम्पोज के बाद जो नया उत्पत्ति होनी है उस उत्पत्ति के साथ जोड़कर देखते हैं हस्त नक्षत्र को। क्लियर होगा? सृजन या गेनिंग प्रॉपर्टी के साथ जोड़कर देखना है। विंशोत्तरी स्वामी चंद्रमा, किसी भी नक्षत्र के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसका देवता, इसकी राशि का अलॉटमेंट और उस राशि का स्वामी और इसका विंशोत्तरी स्वामी, ये तीन को भी अगर आप अच्छे से जांच लेते हैं, अच्छे से पहचान लेते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक नक्षत्र का स्ट्रक्चर, इनके जातकों का काम करने का तरीका समझ में आ जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए हमें फिर ये भी देखना पड़ता है कि कौन से चरण में कौन सा नवमांश पड़ रहा है। क्लियर होगा? तो दशा समय रहेगा 10 वर्ष का। काल पुरुष अंग हथेली या उंगलियां, तो ये बहुत प्रोएक्टिव रहता है इसका ये वाला पार्ट। हाथों का कोई भी हस्तशिल्प, उंगलियों से करने वाला कार्य, ये अपने प्रोफेशन में भी इस काम इन अंगों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दृष्टि चेतन मंद, तो ये भाई जैसे अलग अलग प्रकार की दृष्टियां रखते हैं कि एक तीक्ष्ण है, एक मध्य है, एक मंद है। तो ये आंखों से एनालाइज करने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जहां भी चंद्रमा के साथ संबंध आ रहा है और सूर्य के साथ संबंध आ रहा है, ये मुख्य रूप से आत्मसात या कहें मन के साथ रिलेट होने की बात करते हैं। कई लोग आंखों से ही जज कर लेते हैं कि हाँ ये गलत, ये सही। इनका जज करने का तरीका आंखों से ना होकर हृदय से कह लीजिए, मन से कह लीजिए, क्योंकि इनमें चंद्रमा और सूर्य का मिलन है। और सूर्य का भी कौन सा रूप? जो सुबह के समय जो ज्यादा उष्ण नहीं है। क्लियर हो गया? तो उस प्रकार से देखना है। वनस्पति, कौन सी वनस्पति हमारे आसपास हम अपने बगीचे में ज्यादा लगा सकते हैं? अगर हमारा इस नक्षत्र के साथ संबंध बनता है तो हम मालती का पौधा होता है, उस वो काफ़ी पुराना अगर हो जाए तो वो एक बड़े वृक्ष के समान भी जान पड़ता है, उसमें काफ़ी छोटे छोटे फूल भी गिरते हैं। और चमेली का भी आप पौधा लगा सकते हैं, रीठा का भी आप पौधा जो लगा सकते हैं अपने बगीचे में, गार्डन में। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग ऐसे जातकों को अपने जीवन में करना चाहिए। और वनस्पतियाँ कोशिश करें स्वयं से लगाने की अगर आपका ये नक्षत्र है। रंग, गहरा हरे रंग के साथ संबंध जोड़कर देखना। मैंने पहले भी बताया, जब कभी भी हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं, पॉली हाउस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, जो जिस प्रकार की लाइट हमें चाहिए, जो उत्पादक क्षमता को बढ़ाती है, क्योंकि पृथ्वी में हमारा पिता सूर्य, लेकिन वो डायरेक्टली हमें सनलाइट फीड नहीं कराता है। वो सनलाइट किसको देता है? प्लांट्स को। और प्लांट्स भी किस टाइम पर वो फीडिंग कर सकते हैं? थोड़ा सा माने हल्का हल्का एक सेक लगना शुरू हो जाता है, और वही फोटोसिंथेसिस का बेस्ट समय है। बहुत ज़्यादा अगर वो ठंडा है तभी भी नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म है तभी भी नहीं। तो बेस्ट जो टाइम रहेगा कि हल्का हल्का उसको सेक लग रही है। पोली हाउस के जैसे अगर आपने कभी देखा हो ग्रीन हाउस, पोली हाउस, तो वैसे अंदर जो माहौल होता है वो ही आदित्य सविता का स्वरूप है। उसी प्रकार से यानी जल की अधिकता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और हल्का हल्का सेक भी लगना चाहिए। तभी जैसे धान की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, तभी वनस्पतियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। तो हमें गहरे हरे रंग के साथ इसको जोड़कर देखना है। तत्व अग्नि, तत्व अग्नि बिल्कुल होगा, क्योंकि सविता आदित्य के साथ संबंध आ रहा है। और हल्की हल्की यानी एक ह्यूमिडिटी में भी हल्की हल्की एक सिकाई की बात हो रही है, हल्की हल्की गर्माहट की बात हो रही है, तो वो जोड़कर देखना है। योनि, महिष पुरुष, तो ध्यान देना महिष का मतलब होता है भैंसा। तो इनका जो योनि माना जाएगा उस प्रकार का होगा, यानी अपने कार्य को लेकर एक प्रकार से वो तय कर लेते हैं। और जब कभी वैसे तो
भैंसे को सामान्यतः बड़ा बलिष्ठ होता है, लेकिन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता है। लेकिन अगर कभी उस पर शेर भी आक्रमण कर दे तो उसको अपने आप को बचाने के लिए या अपने परिवार की रक्षा के लिए वो घातक प्रहार करता है। तो ध्यान रखना है, इसी प्रकार का कुछ कुछ संबंध चाहे चंद्रमा के जो उनकी मूल राशि है, चंद्रमा कर्क राशि में दिखाई देता है, और बुध भी चंद्रमा के सुत हैं, उनके पुत्र हैं, तो वैसे वो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जाने जाते हैं। लेकिन अगर इस महिष को परेशान किया जाता है, चाहे वो जंगल का राजा ही क्यों ना हो, तो फिर वो उसका विरोध करता है और जबरदस्त विरोध करता है। उस सिंह को मजबूर होना पड़ता है उसको छोड़कर भागने के लिए। कार्यशैली, धैर्य युक्त कार्य करने वाले तो अपने कार्य को बड़े धैर्य से करते हैं, और हो भी क्यों ना, कार्यशैली इनकी बृहस्पति के समान जान पड़ती है, क्योंकि समान प्रकृति बृहस्पति। तारा संख्या 5 तारे माने जाते हैं। शोभन योग, कोई भी इस प्रकार का जो, हालांकि ये लघु नक्षत्र माना जाता है, तो बहुत लंबे काम के लिए ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए इस नक्षत्र में। कोशिश करनी चाहिए लंबे जो स्थिर काम है वो दूसरे नक्षत्रों में किए जाए। लेकिन कोई इस प्रकार की छोटी यात्रा से होने वाले फायदे की बात करनी है, जिस दिन हस्त नक्षत्र चल रहा हो और सोमवार चल रहा हो, उस दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। फिर कोई यात्रा संबंधी कार्य छोटा, क्लियर हो गया, क्योंकि लघु नक्षत्र है। सर्वार्थ सिद्धि योग, लगभग सभी काम करने के लिए रविवार और बुधवार अगर ये नक्षत्र चल रहा है तो स्पेशली उन जातकों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अमृत योग, किसी चीज से आप कोई निचोड़ निकालना चाहते हैं, कोई ऐसी एनालिसिस है जिसको रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, तो भी आपको ये नक्षत्र मदद कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि अमृत योग के लिए मंगलवार और बुधवार का दिन अच्छा माना जाता है। और इसी प्रकार से उत्तम योनि मिलान नक्षत्र, अगर हम योनि मिलान की बात करते हैं तो इसमें स्वाति नक्षत्र, जिसका भी योनि महिष है और पुरुष लिंग प्रधान है वो भी, तो अगर योनि समान है तो उसके विशेष इनके विचार योनि अनुसार मिलते हैं। अतिशत्रु योनि नक्षत्र, अश्वनी, क्लियर हो गया, पुरुष लिंग, और शतभिषा स्त्री जो अश्व है, तो अश्व को महिष यानी भैंसे का शत्रु माना जाता है, तो वो एक दूसरे को देखकर बिदक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये अति शत्रु योनि है, तो इनके साथ इनका बैर रहता है। सूर्य गोचर, तो सूर्य इस नक्षत्र पर कब गोचर करता है, ज़ोडिएक में कहता है भी सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, और एक राशि को टोटल हम जैसे 2-2 नक्षत्र तो पूरे दे रहे हैं, बाकी उसका 1/4 दे रहे हैं एक नक्षत्र का। तो इस प्रकार से वो ध्यान रखना है कि सूर्य सितंबर के अंत में इस नक्षत्र में गोचर करता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कन्या राशि का गोचर चल रहा है सितंबर के अंत में, उसके बाद फिर अगले महीने आते ही फिर वो सूर्य नीच का हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी जैसे ही वो 15 अक्टूबर का समय आता है तो फिर वो तुला राशि में प्रवेश कर जाता है, और तुला राशि में सूर्य नीच का हो सकता है। तो हम हो सकता है मतलब हो गया, अगर कोई कहता है कि जी मेरा जन्म है 18 अक्टूबर का, तो इतना ही कहकर, इतना ही उसने बताया है कि मेरा जन्म 18 अक्टूबर का, तो आप कहेंगे भाई ऐसा है, आपका जो सूर्य है वो नीच का है। तो कुछ चीज़ें आप बेसिक प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, और उसने अगर ये भी बता दिया कि कब मेरा जन्म हुआ है, दोपहर में, कहाँ पर, तो आप सूर्य की लोकेशन से लग्न को भी कहीं ना कहीं ट्रेस कर सकते हैं। तो वो भी हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि कैसे खाली जातक के दिन और समय बताने से भी हम उसके लग्न का एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं, काफ़ी सटीक अनुमान लगा सकते हैं, विदाउट एनी पेपर कैलकुलेशन, विदाउट एनी गैजेट्स। हम वो बता सकते हैं कि इसका लग्न क्या होगा और इसका सूर्य किस राशि में है। तो हम काफ़ी हद तक 1-2 प्लैनेट भी हमें मिल जाते हैं, तो काफ़ी हद तक हम प्लैनेट, और अगर हमें ये भी पता है कि अभी क्योंकि गोचर का अध्ययन में डेली कोई ज्योतिषी बनना चाहता है तो अध्ययन करते रहना चाहिए भाई, आज कौन से राशि में बृहस्पति चल रहे हैं। बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह तो आपको पता बहुत लंबे समय तक राशि बदलते ही नहीं है, तो 4-5 ग्रह आपको वैसे याद रहेंगे। सूर्य आपको वैसे पता लग गया कौन सी राशि में कब रहता है, उसने समय बताया, आपने कुंडली बनाई, बाकी सारे ग्रह बिठाए, आपने उसके फल को बता दिया, और वो एकदम सटीक जाएगा फल। तो वो वाली वीडियो भी आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से खाली किसी व्यक्ति का जन्म, उसका हमें ये पता लग जाए कौन से दिन उसको पैदा हुआ है, दिन माने उसका डे, इंग्लिश कैलेंडर, और कितने बजे वो पैदा हुआ है, तो उसकी कुंडली का
हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें फिर हम बात करते हैं, हाँ, नक्षत्र पद, अलग अलग चरण रहेंगे इसमें। तो इस नक्षत्र का पहला चरण मेष नवमांश में पड़ता है, यानी अब इसमें हमें मेष की क्वालिटी भी ऐड करनी पड़ेगी अगर उस जातक की क्वालिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो जो मेष नवमांश रहेगा वो 10 डिग्री, कन्या राशि का 10 डिग्री, याद रखना है, कन्या राशि के 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक अगर आपका चंद्रमा है तो वो मेष नवमांश में रहेगा। तो इसमें साहसी, बली, ये तो सब क्वालिटी आएंगे क्योंकि मेष एक कमांडर की फेवरेट राशि है। तो मंगल का भी इसमें इसमें एसेंस लग गया। और सैन्य कार्य, शल्य चिकित्सा, ये भी मंगल का प्रोफेशन है। कहीं ना कहीं सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, सब कार्यों में भी मंगल को महारत है। वृष नवमांश, यानी अब आपको इस प्रकार से जोड़कर देखना है कि भाई कन्या राशि के अंदर वृष वाले पार्ट में किस प्रकार की दक्षता उसको मिलती है। तो शुक्र के साथ, तो शुक्र कलाकार आदमी है, तो अगर इस प्रकार का नवमांश बैठता है दूसरे चरण में, तो कर्मवार सजावट, वो बड़े सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को सजाने वाले। और कन्या राशि वैसे भी बुध का इंटेलिजेंट फेस माना जाता है, बड़ा मतलब कैलकुलेट करके फिर सिलसिलेवार ढंग से सजावट करने वाले, तथ्यों का बारीकी से परख करने वाले। क्लियर हो गया। और बड़े व्यवहारिक होंगे। और इसमें शुक्र का वो पार्ट ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फीमेलिक, वो केयरिंग नेचर तो आएगा ही आएगा। और ईमानदार होंगे। क्लियर। तो ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरे चरण के लिए ये खूबियां आ जाएंगी। तीसरा चरण जाएगा बुध के ही नवमांश में, यानी मिथुन नवमांश में। तो राशि भी बुध की मिथुन नवमांश में है। और जो बुध है वो कमाल का मैथमेटिशियन है और बड़ा अच्छा कैलकुलेट करने वाला है। तो व्यापारी हो सकता है, कोई विक्रेता हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, तो उसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, बड़ा चतुर माना जाएगा। क्लियर होगा। मैथ से किसी व्यक्ति के आईक्यू को तय करते हैं। वो सॉफ्टवेयर में भी अच्छा दक्ष हो सकता है, कुछ प्रकार का सॉफ्टवेयर जहां पर हमें अच्छी नंबरिंग को, इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग करनी है, तो बड़ा अच्छा मस्तिष्क उसका होगा। कर्क नवमांश, कर्क मुख्य रूप से केयरिंग, प्रोटेक्टिंग, इस प्रकार की बात करता है। और कहीं अगर उसको लगता है कि भाई ये आदमी अनजान है, तो उसको अपने भवन में जल्दी वो नहीं घुसने देता। कर्क राशि काफ़ी ज़्यादा संदेहपूर्ण दृष्टि से देखता है। और जरा सा भी उसको अपने घर में, अपने महल में दिक्कत लगती है तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। तो इस प्रकार का कर्क नवमांश, यानी इस नक्षत्र का जो चौथा चरण होगा वो कर्क नवमांश में पड़ेगा 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक। तो घरेलू काम करने वाला, सेवा कर्म, कोई इस प्रकार का नर्सिंग का काम, कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी इस प्रकार का जहां हाथों का भी इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो गया। और कर्क नवमांश का भी ध्यान रखना है आपको। पारिवारिक कार्य में इन्वॉल्व होने वाला, घरों के काम में, इस प्रकार का कोई फैमिली बिजनेस है आपका, कोई इस प्रकार का जहां पर चंद्रमा की खूबी भी ऐड हो रही है, घर के इस प्रकार के कार्य कर सकता है प्रोफेशन में। विदेशी या बाहरी तत्वों पर संदेह कर सकता है, तो वो थोड़ा सा इनका आप चाहे डिसएडवांटेज कह लीजिए। लेकिन अगर 12वां भाव और कहीं ना कहीं राहु अच्छी स्थिति में है तो फिर ये दूसरी जाति वालों से और यूरोपियन अमेरिकन लोगों से भी मिलनसार हो जाते हैं। स्थान, कौन सा स्थान इस नक्षत्र से संबंधित माना जाता है? खेत खलियान में पहले बता दिया कि वो जो सविता आदित्य देवता है, कहीं ना कहीं सारी जो इस नक्षत्र की क्वालिटी इसी के आसपास घूम रही है। यानी वो ग्रीनरी बढ़ाने वाला जो आदित्य रूप है उसको ज्यादा उष्ण नहीं माना जा सकता। उसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी है और उसमें हल्का हल्का हीट है। एकदम से वो कोई 48 टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, कोई 38 टेम्परेचर की भी बात नहीं कर रहा है। टेम्परेचर कम ही है, तापमान कम ही है, लेकिन उसमें एक ह्यूमिडिटी है, तो वो ध्यान रखना है। उस प्रकार के खेत खलियान, चरागाह, बहुत ग्रीनरी है, बाग बगीचे, कला, हस्तशिल्प, क्लियर हो गया। ऐसे कोई भी स्थान जहां हाथों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी संबंध, क्योंकि बुध की राशि के साथ आ रहा है और बुध की इंटेलिजेंट राशि है। क्लियर हो गया। बुध को बहुत अच्छा मैथमेटिशियन मानते हैं, तो ये छोटे छोटे गुणा भाग बड़े अच्छे से कर सकता है। उद्योगशाला, कोई भी इस प्रकार का कार्य जहां प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन हाउसेज में भी ये सब हस्त नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। आजीविका, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई पुरुष से महापुरुष
या कोई स्त्री से महान स्त्री बन चुकी है, फिर उनके लिए एक पुराने प्रारब्ध का कोई महत्व नहीं रह जाता है, फिर उसको हम अपने सीमाओं में बांध नहीं सकते। लेकिन हमने जो भी यहाँ पर किसी महान व्यक्तित्व का नाम लिखा है, कोई ऐसे परमहंस है, कोई स्वामी है, कोई ऐसे, उनके जीवन के शुरुआती फेज को देखना है अगर आप इस नक्षत्र के स्वरूप का प्रभाव उनके जन्म पर समझना चाहते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि उसके बाद तो फिर पंचम और नवम खुद बना लेते हैं, फिर हम अपने पुराने सारे प्रारब्ध से मुक्त हो जाते हैं। क्लियर होगा? तो अगर इतने मजबूत हमारे कर्म हो जाते हैं जहां पर हम आदर्श वाक्य पर चलने लग जाते हैं कि नहीं, अब मुझे आदर्श जीवन जीना है, फिर इस कुंडली का, आप इस कुंडली या नक्षत्र के दायरे में नहीं आएंगे। अब वो फिर उसको आप ये नहीं कह सकते भी ये कर्क राशि कैसा बर्ताव कर रहा है, उसका बर्ताव एकदम बदल जाता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, वो सीमाओं में नहीं बन सकते हैं। आजीविका, शिल्पी, दस्तकार, कोई भी अच्छे शिल्प होंगे, हाथों का, उंगलियों का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले होते हैं, आइदर वो कीबोर्ड पर आज के समय पर हो, और जोहरी, बढ़िया नगों को डिज़ाइन देने वाले, कोई मिस्त्री भी होंगे अच्छे। क्लियर? और जिम्नास्टिक, क्लियर हो गया? कोई भी जो जिम्नास्टिक है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और सर्कस में कोई इस पर बढ़िया दक्ष कार्य करने वाले हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादक है, कोई शेयर का जानकार है, कोई टाइपिस्ट है, हस्तरेखाविद या ज्योतिषी है। तो इन सभी कार्यों को कहीं ना कहीं हस्त नक्षत्र के साथ जोड़कर देखना है। क्लियर हो गया? विहित कार्य, आप ये विहित कार्यों से भी कहीं ना कहीं जातक के साथ जोड़कर देख सकते हैं। कई व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि सर हम इनको कहाँ रिलेट करें। भाई वैसे तो हम ये मुहूर्त में विशेष रूप से देखते हैं, भाई इस नक्षत्र में कौन से कार्य करे जाते हैं, तो मुहूर्त में इसका विशेष रूप से बल होता है। लेकिन अगर आपका ये नक्षत्र है तो आप समझ सकते हैं भाई अगर ये कार्य अलाउड है तो आपके नेचर में भी वो क्वालिटी इन्वॉल्व होंगी, और जो निषिद्ध कार्य हैं उसको इस नक्षत्र के प्रति उसका जो व्यवहार है थोड़ा सा नाखुश रहता है, वो अवॉइड करता है इस पार्ट को। तो कहता है विहित कार्य, कला व हस्तशिल्प, धूप में होने वाले काम। और मैंने पहले आपको पहले ही बताया धूप कौन से वाली, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो बनी है उस प्रकार की धूप की बात कर रहा है। इस प्रकार के कोई भी कार्य, कोई आपको बागबानी करनी है, ग्रीन हाउस बनाना है, पॉली हाउस बनाना है, बहुत अच्छी बागबानी आपकी होगी अगर आप इस नक्षत्र के दौरान ऐसा कार्य शुरुआत करते हैं। क्लियर हो गया? और आभूषण बनाना, ज्योतिष विज्ञान सीखना शुरुआत करनी है आपको, इस प्रकार का भाषा सीखना, वैवाहिक मांगलिक कार्य, रोगों की आध्यात्मिक चिकित्सा। क्लियर होगा? कोई इस प्रकार का आध्यात्मिक चिकित्सा, या आप बिना जो दवाइयों के जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो भी ये अच्छा माना जाएगा। निषिद्ध, रात्रि के समय पर कोई ऐसा दक्ष कार्य है वो इसमें अवॉइड करते हैं। कोई भी इस प्रकार का रात्रि रोमांस से रिलेटेड कोई काम, रात्रि इस प्रकार का डीजे डांस, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है इस नक्षत्र विशेष के लिए, कोई बड़ी ऐसी कोई, तो उसके अवॉइड करना चाहिए। हालांकि विवाह की छूट है, विवाह हमने ऑलरेडी बताया, विवाह मांगलिक कार्य की छूट है। इसमें दीर्घकालीन कार्य भी नहीं करना चाहिए कि भाई बड़े लंबे समय के बाद जिसका कोई रिजल्ट आने वाला, क्योंकि ये लघु नक्षत्र है स्वभाव से। तो वैसे कार्य किए जाएं जो दिन की रोशनी में जिनका विशेष रूप से प्रभाव रहता है। रात्रि में कार्य करने के लिए ये नक्षत्र ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया? उपचार, किसी भी जातक का ये नक्षत्र है, कमज़ोर है या बली है, किसी भी परिस्थिति में आप इसका रेमेडी कर ही सकते हैं। देखिए बली है तभी भी, इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई आपको बली कोई जीवन मिला है तो आपको बल को बढ़ाना नहीं। हमें बल को जहां अगर आपको 80 पर मिला है तो आपको उसको 90 पर लेकर जाना है, और किसी को 30 मिला है तो आपको उसको 80 तक लेकर जाना। तो वो हमें करना ही है, क्योंकि हम सब अपने आप को अनंत तक लेकर जाना चाहते हैं। हमारे ख्वाब अनंत हैं। अनंत यानी वो ईश्वर की प्राप्ति के बाद ही हमारे अनंत का अंत होगा। तो लगातार एक एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए। मुझे तो हर व्यक्ति, चाहे वो कोई गैम्बलर भी है, कोई जुआरी है, खिलाड़ी है, कुछ भी है, कोई ज्योतिषी है, सभी ईश्वर की ही आराधना करते जान पड़ते हैं। कारण हम अपने आप की जो रक्षा में लगे हुए हैं, हम जो ज़्यादा की ख्वाब लेते हैं कि मुझे सुख मिल जाए, वास्तव में वो सुख की कल्पना ही क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि अंत में जब हम परम सुख की बात करते हैं, भाई मुझे ये सब मिल गया, मैंने रॉबरी से इतना पैसा कमा लिया, मैंने ये सब कर लिया, उसके बाद भी कहते हैं और सुख कहाँ मिलेगा?
कहता और सुख तो उसको प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा। यानी हम सब भी जाने अनजाने किसको भज रहे हैं? ईश्वर को ही भज रहे हैं। जो जिसकी तलाश में हम हैं, जिस सुख की हम तलाश में हैं, वो परमात्मा है, और वो परमात्मा अनंत ही है। इसीलिए हम अनंत को पाना चाहते हैं, असीमित होना चाहते हैं। क्लियर हो गया? तो वो इसीलिए कोई इसमें दोष नहीं है कि भाई हाँ, लेकिन प्रोटोकॉल को पालन करना जरूरी है। अगर हम फर्स्ट क्लास बुद्धि से देखते हैं तो किसी को भी दंड देने का अधिकार नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास तो नहीं है ना, इसीलिए थर्ड क्लास सेकंड क्लास सोच में उनको फिर नियमों से चलना पड़ेगा। जो जो उसमें दंड संहिता है वो दंड उनके लिए निहित है, देना पड़ेगा। उदाहरण, महामना मदन मोहन मालवीय जी, तो इनको बड़ा अच्छा इनको शास्त्रों का ज्ञान रहा, और चाहे भागवत पुराण और महाभारत रामायण, इनके पिताश्री भी बहुत अच्छे से, उन्होंने तो कई बार इन ग्रंथों को पूरा किया। तो इन्होंने भी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखी कि भाई ज्ञान को बढ़ाने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। तो उसके कर्ता धर्ता सारे उन्हीं का श्रेय दिया जाता है महामना मदन मोहन मालवीय जी को। और अनिल कपूर जो एक अच्छे, इनके पिता भी बड़े यशस्वी रहे, अच्छे निर्माता रहे, और ये भी बहुत अच्छे एक्टर रहे। तो इनका भी जो नक्षत्र रहा वो हस्त नक्षत्र रहा। अभिनेत्री मधुबाला अभिनेत्री का जन्म वैसे दिल्ली में हुआ, तो उनके आसपास के कई उनको जो भविष्य देखने वालों ने कहा भी इनका जीवन जो है कहीं ना कहीं संघर्ष में रहेगा, इनको कितना भी धन मिल जाए सुख नहीं मिलेगा। तो इनके पिता बड़े भयभीत हो गए, इनको मुंबई लेकर आए। उसके बाद इनका नाम आप जानते ही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम इनका चला, मधुबाला। और केपीएस गिल का कहीं ना कहीं संबंध हमें मेष नौमास जैसा दिखाई देता है, बड़े डोमिनेटिंग से और अपने कार्य के प्रति सजग, यानी बुद्ध की वो कैलकुलेटिव वाला पार्ट, इंटेलिजेंट फेस भी दिखाई देता है। केपीएस गिल जी को पंजाब में आतंकवाद खत्म करने के लिए जाना जाता है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे पंजाब के, और जितना भी इनके बारे में इनके करियर की तारीफ की जाए उतना कम है। बड़ा बोल्ड होकर चीज़ों को और बड़े धैर्य से इन्होंने उन चीज़ों को अंजाम दिया। और स्वामी अखंडानंद जी जो कि रामकृष्ण मिशन के या उस मठ के उसमें इन्वॉल्व रहे, इनका भी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के साथ संबंध रहा। स्वामी विवेकानंद का भी, मैं पहले जैसे ऑलरेडी आपको बता रहा था, स्वामी विवेकानंद बनने से पहले के जीवन को अगर आप अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं हस्त नक्षत्र आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जब कोई परम पुरुष बन चुका है फिर वो किसी सीमा पर, किसी ज्योतिषी गणना पे नहीं बांधा जा सकता है। आप किसी सन्यासी के लिए कोई नक्षत्र गणना कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये आप ज्योतिषीय नियमों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं उसमें फिट हो सकते हैं। वो तो बहुत ऊंचे, वो तो ईश्वर ही समान हो चुके हैं। और ईश्वर के लिए कोई भी नक्षत्र, वो तो हमारा दुस्साहस है कि हम भगवान राम को भी कहीं ना कहीं रिलेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब अगर हम एक सांसारिक किसी पुरुष की बात करेंगे, सांसारिक महिला की बात करेंगे, उसी पर ये नियम एज इट इज लागू होते हैं। लेकिन भगवान राम ने स्वयं कहा कि मेरा जो जन्म है वो एक साधारण पुरुष की तरह रहा, तो अगर कोई उनके जीवन को फॉलो कर लेता है तो वो एक पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जीवन वो ले सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इसीलिए हम उनके बारे में ज़्यादा अध्ययन करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन को साधारण बुद्धि समझ पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन भगवान राम इतने साल पुराने होने के बाद भी जो रामलीला का विशेष रूप से रहता है कि भाई इन दिनों पर रामलीला रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि हमें आचरण के लिए कहा गया है भगवान राम की तरह जीवन बिताना चाहिए। और उपदेशक के रूप में या गीता के जो बोलने वाले रहे, भगवत गीता को बताने वाले रहे, वो भगवान कृष्ण। तो दोनों रूपों में अलग अलग प्रकार का अंतर, एक 12 कला से आए हैं, एक 16 कला से आए हैं। तो हमारे जीवन में जहाँ पर एक साधारण जीवन के लिए 3 कला, 4 कला या 5 कला तक का भी कहते हैं कि भाई 5 कला वाले एक जेंटलमैन कोई व्यक्ति है धरती में, और कहते हैं कि भाई अगर
कोई बहुत परम पुरुष हैं, वो बहुत बड़े हैं, तो 8 कला से ज़्यादा का वो इस शरीर में धारण ही नहीं कर सकता है, उसके लिए दिव्य शरीर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि भाई ये अलग अलग कला, तो भगवान राम हमारे कला से ज़्यादा नज़दीक के लगते हैं, इसीलिए हम उनको जल्दी आसानी से समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण को समझने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि अभी तो नहीं है मेरे पास, आपके पास है तो पता नहीं है। बाकी हमें यही कोशिश करनी है कि इन नक्षत्रों को बार बार इनके वनस्पतियों को, इनके देवताओं को, इनके गोत्र ऋषि पुलह को डिस्कस करें, ताकि वो उनका नाम लिया जाए और कोई ऐसा दोष है वो स्वतः खत्म हो जाए। क्लियर होगा? सबसे बढ़िया प्रयोग यही होता है कि कोई आपके जीवन में इस प्रकार का दुविधा पैदा हो रही है ग्रह से, तो इनके ऋषियों के बारे में समझा जाए, इसके स्ट्रक्चर को जाना जाए, कैसा स्वरूप है, हमारे अंग में कौन से पार्ट का उपयोग ज़्यादा प्रखर है, ज़्यादा एक्टिव प्रोएक्टिव पार्ट है, उसको जाना जाए, तो इससे स्वतः ही दोष खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।